क्वेश्चंस में 17-18 क्वेश्चन, कभी कभी 19 क्वेश्चन, कभी 15 क्वेश्चन, इस तरीके से यहाँ से पूछा जाता है। अगर 45 क्वेश्चन पे सिलेक्शन होता है तो उसमें ये एक बड़ा रोल प्ले करता है। और दूसरी चीज, आपको ओवरऑल सारे एरिया पर बराबर कंट्रोल करने की कोशिश करना है, सबको सीखना है, और पूरा का पूरा जो सिलेबस है हर एक सेगमेंट का, उस पर अपनी एक पकड़, अब उस पर अपना एक आइडियाज को डेवलप करना है। सिलेबस है क्या, 6 से लेकर के 12th तक के सिलेबस है ये सारे। जो इसमें समझ है वो 6 से 12th लेवल तक की है। हाँ, कुछ चीजों को थोड़ा सा दूसरे तरीके से, दूसरे डायरेक्शन से देखने की जरूरत है। सबसे पहले सिलेबस देखिए, ये है इंडियन पॉलिटी का सिलेबस, यानी कि जो जीएस के हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट है, उसमें जो इंडियन पॉलिटी है उसका ये सिलेबस है। लगभग 60-62 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है। ये इंडियन पॉलिटी है, और इससे मिला करके आपके 17-18 का एवरेज क्वेश्चन पूछा जाता है। नेट का पेपर आप देंगे, जेआरएफ का पेपर देंगे, उन सब में जो जीएस के पेपर हैं, या कुछ लोगों के लिए सब्जेक्ट भी हो सकता है, तो उन सब से रिलेटेड इसमें लगभग लगभग सारी चीजों को कवर कर लिया गया है। और यही सिलेबस मेंस के पेपर का भी है। जो आपको प्रीलिम्स में दिखाई दे रहा है यही मेंस का भी है, और यहीं से फिर अगर पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाना है तो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो इसी की आज हम लोग शुरुआत करेंगे। इसमें जो टॉपिक है संविधान का निर्माण, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और एक एक टॉपिक को देखते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। और हमारी कोशिश होगी, और आपकी भी कोशिश रहनी चाहिए, कि मैक्सिमम चीजों को अभी अपने दिमाग के अंदर सेट करते चलिए। ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा आप अपने आप को अपडेट रखेंगे, जितना ज्यादा इस क्लास के अंदर सक्रिय रखेंगे, उतना ज्यादा इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। जैसे क्लास करने का तरीका, आपको टेबल चेयर पे बैठना है, 90 डिग्री के शेप पे बैठना है। बिल्कुल भी टाइम का फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि अभी रात हो गई है। हमने आपको गुड इवनिंग बोला है। 9:30 से लेकर के 10:30 बजे तक बिल्कुल एकदम अलर्ट मोड में चेयर पे बैठ जाइए, और 90 डिग्री की शेप में बैठ जाइए। बिल्कुल लेट के नहीं पढ़ना है, और एकदम अलर्ट रहिए। मैं किसी का भी माइक अनम्यूट करके और उससे सवाल पूछ सकता हूँ, तो आपको एकदम अलर्ट रहना है। अब इसकी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत के संविधान है और उसके निर्माण की बात है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद, एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद, लगभग लगभग 200 से ज्यादा वर्षों की लंबी लड़ाई, 190 साल तो लगभग अंग्रेजों से ही लड़ा गया, और उसके बाद एक ऐसा विधान बनाने का, संविधान बनाने का मौका मिला, जिसके द्वारा हम लोग, पूरा देश आज गवर्न हो रहा है सॉवरेन रूप से, यानी कि पूरी आजादी के साथ। जैसा हम चाहते हैं वैसा हम शासक चुन रहे हैं। तो संविधान फिलहाल है क्या, संविधान की को परिभाषित कैसे किया जाए, बहुत सिंपल सी इसकी परिभाषा है कि पहले से ही सब कुछ बना लिया गया, चाहे वो नियम है, चाहे वो उपनियम है, उनका सबका एक लिखित दस्तावेज, और ऐसा दस्तावेज जिससे समाज का हर वर्ग, जिससे समाज का हर तबका, वो चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, सबके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। और ये बात बहुत सोच समझ करके, बैठ करके, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, इतना समय लगा इसको बनाने में, और एक एक चीजों पर पूरा बहस करके, चर्चा करके, कैसे मूल अधिकार होना चाहिए, नागरिकता के लिए क्या प्रावधान होना चाहिए, सरकार के पास पैसा आएगा, सरकार पैसा खर्च करेगी, उसकी देख रेख कौन करेगा, कोई भ्रष्टाचार करे तो उसकी देख रेख के लिए कैग होगा, सरकार के टैक्स का कलेक्शन कैसे होगा, टैक्स का विभाजन कैसे होगा, देश की सीमाओं की परिभाषा क्या होगी, सब कुछ इसके अंदर लिखा गया है। एक एक व्यक्ति को क्या स्वतंत्रता मिली है, उस स्वतंत्रता का संरक्षक कौन होगा, जो स्वतंत्रता दी गई है उस स्वतंत्रता को अगर कोई छीनने का प्रयास करे तो कैसे उस स्वतंत्रता को बनाए रखा जा सकता है। मतलब संविधान के अंदर सब कुछ
लिख करके और उसको एक व्यवस्थित स्वरूप दे करके तैयार किया गया और फिर उसको सर्वसम्मति से अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, मार्पित किया गया और 26 जनवरी 1950 से लागू कर दिया गया। तो जो वर्षों की गुलामी थी, दास्ता थी, जिसमें हमारी इच्छा के बगैर वो हमारे लिए कानून बनाते थे, नियम बनाते थे, रॉलेट एक्ट लाते थे, नमक कानून लाते थे, या उसके पहले जब हम मुस्लिम शासकों के समय में थे तो वहां भी कोई लिखित कानून नहीं होता था। शासक की मर्जी होती थी कि वो जैसा चाहे जब चाहे कोई भी कानून बना दे, कोई भी व्यवस्था बना दे, कोई भी बनी हुई व्यवस्था को समाप्त कर दे। ये सारी चीजें होती थी। आज के समय में अब ऐसा नहीं है। आप अस्थाई तरीके से किसी भी एक व्यवस्था के हिस्सा हैं। कोई एक ऐसी व्यवस्था जो संविधान में लिखी गई है उसका हिस्सा है। आज के डेट पे चाहे कोई प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे कोई मुख्यमंत्री बन जाए, उस सब के हाथ संविधान के लिखे गए हर एक अनुच्छेद के द्वारा बंधी हुई है। उसका दायरा निश्चित है, उस कुर्सी की एक सीमा है और उस सीमा में रह करके ही उसको काम करना है। तो ये परिभाषा कि संविधान है क्या, तो ये नियमों का, यानी कैसे सबको चलना है, कुछ उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। सरकार का संचालन मुगलों के समय में, दिल्ली सल्तनत के समय में मनमाने तरीके से होता था। नियम कानून बनते थे, कुछ समय के लिए बने, जब मन कर दिया तो जैसा मन कर दिया उसने वैसा किया। दूसरा शासक आ गया, वो अपने मन से करने लगा। जनता कंफ्यूज रहती थी, क्या करना है क्या नहीं करना है। जनता के पास कोई लिखित अपने अधिकार नहीं होते थे। किसी को बहुत आगे बढ़ता हुआ देखा तो राजा उसको अपना दुश्मन मान लेता था और तुरंत उसको समाप्त करने के लिए प्रयासरत हो जाता था। इस तरीके की सारी चीजें उस समय विद्यमान थी। लेकिन वर्तमान समय में आप किसी भी स्थिति तक, किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। ये सब आपको संविधान में दिया गया है। तो प्रत्येक संविधान उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों और मूल्यों का दर्पण होता है कि उस देश के आदर्श क्या हैं और किन आदर्शों पे वो देश चल रहा है, चलेगा। उसके उद्देश्य क्या क्या है, क्या वो अचीव करना चाहता है, किस दिशा में जाना चाहता है, किस दिशा में अपनी जनता को ले जाना चाहता है, किस दिशा में वो अपने युवाओं को ले जाना चाहता है, और उसके अपने सांस्कृतिक मूल्य क्या है, धार्मिक मूल्य क्या है, व्यक्तिगत मूल्य क्या है। उन सारी चीजों का प्रतिबिंब होता है किसी भी देश का संविधान। भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, इंग्लैंड का संविधान, ये सब उस देश के आदर्शों का, उनके उद्देश्यों का, उनके मूल्यों का ये एक दर्पण होता है। संविधान निर्माण की दिशा में अगर कदम की बात करें तो भारत में संविधान सभा ही वो बॉडी थी जिसने संविधान का निर्माण किया। तो संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में 1934 में वामपंथी नेता थे एम एन रॉय, इनके द्वारा रखा गया था। 1934 में, जिस समय हम अभी अंग्रेजों के गुलाम हैं, उस समय वामपंथी नेता एम एन राय ने कहा कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए और उसके द्वारा संविधान का निर्माण होना चाहिए। उसके बाद संविधान निर्माण की दिशा में कदम आगे बढ़ा 1934 में ही स्वराज पार्टी ने, इन्होंने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा 1934 में। और फिर तीसरी जो पहल की गई 1935 में, वो पहल हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। इसने पहली बार संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की, गठन की मांग किया 1935 में। इसके बाद 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण और वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। एक बहुत विस्तृत और बहुत ही व्यापक सोच के साथ उन्होंने बयान दिया कि वयस्क मताधिकार जो आज व्यवस्था लागू है, उस व्यवस्था का उन्होंने यहाँ पे, और उस समय जब अंग्रेजों का शासन है, जब मताधिकार बहुत सीमित है,
कुछ मताधिकार के लिए सीमाएं थी, शिक्षा, उतना आपके पास, आप उतने अमीर होने चाहिए, अमीरी पैरीमीटर होता था कि वो व्यक्ति कितना विवेकशील है, उसे मताधिकार का अधिकार दिया जाता था। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने 8 अगस्त 1940 को, तब जब 1 सितंबर 1939 से 1 सितंबर 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। नेहरू जी ने 38 में मांग किया था और 39 में जब युद्ध शुरू हुआ तो हिटलर के सामने ये टिक नहीं पा रहे थे, चुनौतियां बढ़ी। तो 8 अगस्त 1940 को सैद्धांतिक रूप से इन्होंने मान लिया कि ठीक है, जो नेहरू जी कह रहे हैं वो बात संविधान सभा की हम स्वीकार करते हैं, और यही प्रस्ताव 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। तो वो अगस्त प्रस्ताव क्या था? तो ब्रिटिश सरकार द्वितीय विश्व युद्ध में फंस चुकी थी, द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ी थी, और शुरुआती समय में इसकी स्थिति बहुत बुरी होती गई, और वैसे में इन्हें भारतीयों का सपोर्ट चाहिए था। और भारतीयों ने साफ स्पष्ट कर दिया था, जब इन्होंने ये घोषणा कर दी अंग्रेजों ने कि भारत हमारे साथ इस युद्ध में खड़ा है, तो प्रांतों में चुनी गई सारी सरकारों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा दे करके ये मैसेज पूरी दुनिया में फैला दिया कि हम इस युद्ध में अंग्रेजों के साथ नहीं हैं। और इन्होंने ऐसी घोषणा की, इसलिए इसके विरोध में हमने त्याग पत्र दे दिया। ये आवाज दुनिया के कोने कोने तक गूंज गई, क्योंकि पूरे भारत में मैक्सिमम चुनाव जो है वो कांग्रेस ने प्रांतीय सरकारों में जीता हुआ था। अब हुआ क्या इसके बाद? मनाने के लिए कांग्रेस को अगस्त प्रस्ताव लाया गया, जिसमें सैद्धांतिक रूप से ये माना गया था कि ठीक है, हम आपके की जो मांग है संविधान सभा की उसको स्वीकार करते हैं। यहाँ सिर्फ आश्वासन दिया गया। आश्वासन भी उसी तरीके का था जैसे प्रथम विश्व युद्ध के समय में दिया गया था। मॉन्टेग्यू की घोषणा हो गई थी कि होम रूल आंदोलन चल रहा था, तिलक का, एनिवेसेंट का, ठीक है हम आपको होम रूल देंगे। लेकिन तब जैसे ही इनकी विजय हुई 1918 में, तो इन्होंने क्या दिया? आते ही रॉयलेट एक्ट, अपनी बात से पलट गए, क्योंकि युद्ध में इनकी विजय हो चुकी थी। और फिर उसके बाद खिलाफत असहयोग आपने देखा था। तो यहाँ पर भारतीय सब सजग हो चुके थे, गांधी के नेतृत्व में सब मान चुके थे कि अब उस तरीके का सपोर्ट नहीं देना है। तो अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों की तरफ से लाया गया, ये बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि अंग्रेजों ने जो हमारी संविधान सभा की मांग थी और नेहरू के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, उस संविधान सभा की मांग को इन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसमें स्वीकार किया कि ठीक है, अगस्त प्रस्ताव के नाम से इसे जाना गया। इसके बाद माइक किसी का ऑन हो गया है। नेक्स्ट है 1942। 1942 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्रिप्स मिशन लाया गया। अगस्त प्रस्ताव के बाद ये सब हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी हम संविधान के तरफ एंट्री कर रहे हैं, संविधान के निर्माण की तरफ, इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको मेन पॉइंट समझते हुए आगे बढ़ना है। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। तो क्रिप्स मिशन ने एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ में भारत आया था कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा तो हम आपके लिए स्वतंत्र संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन करेंगे। ऐसा एक प्रारूप लेकर के 1942 में क्रिप्स मिशन आया। इसी के बारे में गांधी जी ने कहा था, ये तो एक आउटडेटेड चेक है, आप पोस्ट डेटेड चेक हमें दे रहे हैं, जिसका आज आपको हम चेक दें और वो भी 2029 का 30 का चेक दें, और ऐसा ऐसा बैंक वो चेक इशू करे जो बैंक ही डूबने वाला हो। आपको पता है कि ये बैंक अब इसकी लाइफ ही नहीं बची, उसके अगेंस्ट लोग खड़े, उसकी स्थिति जर्जर हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की स्थिति जर्जर होती चली गई। तो गांधी जी ने इसी क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कहा था कि पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड मतलब आप हमको आगे की डेट का चेक दे रहे हैं,
नेहरू जी ने कहा कि वो बैंक जो डूबने वाला है, तो ये प्रस्ताव क्रिप्स मिशन भी विफल रहा। क्रिप्स मिशन को एक स्वर में कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया कि आप अब देखिए, सोचिए कि कांग्रेस ने एक बार मांग की, नेहरू जी ने इसके लिए कहा, तब उस समय इन लोगों ने उस पर सालों साल कोई रिप्लाई नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि इन्हें सुनाई नहीं पड़ रहा था, ये सुन रहे थे, ये जान रहे थे कि इन्होंने तो बिल्कुल बैकबोन मांग ली है। अगर हम प्रारूप समिति संविधान सभा के लिए संविधान सभा की मांग को स्वीकार करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये बात दूर तक जाएगी और इसका परिणाम दूरगामी होगा। ये 38 में की गई मांग पे साइलेंट रह रहे हैं, 34 की मांग पे साइलेंट है, लेकिन जब अंग्रेजों के लिए विपरीत स्थिति पैदा हुई तो 1940 में ये अगस्त प्रस्ताव लाए, 1942 में ये क्रिप्स मिशन लेकर के आ गए, स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ। और 1942 के क्रिप्स मिशन को विफल मान लिया गया। इसी के बाद गांधी जी ने क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया था। भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, वो इतिहास का विषय है। यहाँ पे संविधान निर्माण की आगे की बात करेंगे तो अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत में भेजा 24 मार्च 1946 को। और जो एक कैबिनेट मिशन आया, तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया और जिसको संविधान सभा नाम दिया गया। बार बार आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन किस प्रस्ताव के तहत हुआ, तो ये था कैबिनेट मिशन। किस मिशन के तहत? तो कैबिनेट मिशन के तहत ये भारत आया और इसने भारत के अंदर एक संविधान सभा के गठन के लिए रास्ता तय किया। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के तहत। तो भारत के संदर्भ में ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 दिसंबर 1946। कैबिनेट मिशन भी 1946 में आया। 6 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन संविधान सभा इसका गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ 6 दिसंबर 1946 को। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 की डेट आई, 3 दिन बाद 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, सारे लोग इसमें इकट्ठा हुए और इस जो आप संसद भवन देखते हैं पुराना, अब तो पुराना वाला कहा जाएगा, तो उसके अंदर बैठक हुई, इसकी संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। पहले व्यक्ति जो वहां खड़े होकर के बोले वो थे आचार्य जेबी कृपलानी। ये भी क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। अब ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सब फैक्चुअल डेटा है, आपको पता होना चाहिए। उस बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो चेयर पे बैठे हुए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्वतंत्र देश की मांग करते हुए उसी दिन जो ये मुस्लिम लीग वाले पूरे डिफाल्टरों की पार्टी थी, तो ये इसने बैठक का बहिष्कार करके निकल लिए। 11 दिसंबर 1946, पूरा इतिहास पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कि इतिहास के अंदर मुस्लिम लीग जैसा एक ऐसा फैक्टर था जो पूरे टाइम अविश्वास में जिया है। उसको कभी इस बात का ही विश्वास नहीं था कि हमें कभी पाकिस्तान मिल जाएगा, और तो छोड़ दीजिए, उसको इसका भी विश्वास नहीं था कि हमें कभी पाकिस्तान मिल जाएगा। बस ये सिर्फ हो हल्ला मचाने वाले लोग थे। और जब पाकिस्तान मिल गया तो ये खुद पे यकीन नहीं कर पाए कि हमें पाकिस्तान मिल गया और अब हमें एक राष्ट्र के रूप में इनके पास ना कोई विजन था, ना कोई सोच थी, ना कैसे आगे बढ़ना है। लियाकत अली खान जिन्ना को खा गया,
जिन्ना की स्थिति वहां पहुंचने के बाद बहुत बदतर हो गई, और आज तक ना मूल्य ना सिद्धांत, वो जो उनको उत्तराधिकार में मिला वही चीज आगे चल रही है। और पूरे पाकिस्तान को इतना उपजाऊ क्षेत्र, इतना प्रोडक्टिव एरिया भारत का हमेशा से वो हिस्सा रहा, जब जब भारत साम्राज्य रहा। आज बहुत पूरी दुनिया के अंदर बहुत खराब स्थिति में जीवन यापन के लिए लोग वहां पे विवश हैं। 11 दिसंबर, ये तीसरी इंपॉर्टेंट डेट है, 1946। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। ये डेट है 11 दिसंबर। 6 दिसंबर को संविधान सभा की स्थापना हुई, उसका गठन हुआ। 9 दिसंबर को उसकी पहली बैठक हुई। आचार्य जेबी कृपलानी ने पहले थे जिन्होंने उसे संबोधित किया। सच्चिदानंद सिन्हा जी ने उस बैठक की अध्यक्षता की, वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा को अपना स्थायी अध्यक्ष मिल गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 11 दिसंबर 1946 को ही एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए, और सर बी.एन. राव इनको संवैधानिक सलाहकार के रूप में 11 दिसंबर 1946 को नियुक्त किया गया। ठीक, इसके बाद 13 दिसंबर 1946 का समय आया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 13 दिसंबर 1946, जिसके ये उद्देश्य प्रस्ताव वही था जिसे आज आप संविधान में प्रस्तावना के रूप में देखते हैं। 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया गया, और 22 जनवरी 13 दिसंबर को प्रस्तुत किए, और इस पर काफी विचार विमर्श हुआ। 13, क्योंकि ये हमारे संविधान का आईना है। 22 जनवरी 1947 को इसको सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। आपसे प्रश्न पूछा गया था, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने बनाया था? जिसने प्रस्तुत किया उसी ने बनाया था, नेहरू जी ने बनाया था। उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को। अब देखिए, आज आपके सामने यही उद्देश्य प्रस्ताव है जो नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। आज ये संविधान की प्रस्तावना के रूप में कुछ इस तरीके से सामने आ चुकी है। अब इसका स्वरूप ऐसा दिखाई देता है। क्या है हमारे संविधान की प्रस्तावना, और ये आप सबको याद रहनी चाहिए। हम भारत के लोग, हर एक शब्द का यहाँ पे मतलब है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि हमारे ऊपर चाहे वो इंटरनली हो एक्सटर्नली हो, किसी का कोई दबाव नहीं है। हम अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अब किसी की अधीनता में हम नहीं हैं, पूरी तरीके से सॉवरेन हैं। समाजवादी, सबको साथ लेकर के चलना। धर्मनिरपेक्ष, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ होगा। लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य को एक शब्द में कहें तो जो राज्य का प्रमुख होगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा। यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को न्याय देना है। तो न्याय कैसा कैसा? सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय बहुत बड़ा है भारत के संदर्भ में, और भारत को बहुत लंबे समय से सामाजिक अन्याय का, एक एक व्यक्ति कहीं ना कहीं सामाजिक अन्याय का सामना किया है। और आज आप जानते हैं भारतीय संविधान के अंदर लोगों को इतनी ज्यादा स्वतंत्रताएं दी गई है जितना दुनिया के किसी संविधान में नहीं है। और न्याय कब सुनिश्चित हो सकता है? जब आपके पास स्वतंत्रता हो, आपके पास कोई बंधन ना हो, और दी गई स्वतंत्रता के अनुपालन के लिए आपके पास बल हो, आप उसकी सुनवाई करने के लिए कोई हो। तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय, इस तीन तरीके की न्याय की बात की गई है।
इसके समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, 4 चीजें हैं। न्याय देना है समस्त नागरिकों को, स्वतंत्रता देनी है, समता देनी है और बंधुत्व देना है। तो कैसा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विचार करने की स्वतंत्रता, जैसा चाहो आप वैसा सोच सकते हैं, जैसा सोचें वैसा बोल सकते हैं। अभिव्यक्त करने की भी स्वतंत्रता, विचार करने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। विचार करने की स्वतंत्रता है और उसको अभिव्यक्त करने की, अभिव्यक्त मतलब आप बोल करके अभिव्यक्त करिए, लिख करके अभिव्यक्ति करिए, आप डायग्राम बना करके, कार्टून बना करके, चित्र बना करके, किसी भी तरीके से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन उस स्वतंत्रता पे कुछ सीमाएं भी हैं, वो आगे आप देखेंगे। तो विचार करने की, अभिव्यक्त करने की, धर्म की, आपके पास भारत में है अगर आप, तो आपके पास धर्म की स्वतंत्रता है। धर्म मतलब धर्म यानी किसी विचारधारा को धारण करना धर्म। धर्म कोई और विषय वस्तु नहीं, एक विचारधारा, एक जीवन पद्धति, एक सोच, उसको धारण करना वही धर्म है। तो धर्म की स्वतंत्रता, और जो धर्म है या जो हमारी सोच है या जो हमारा जीवन है, जिस तरीके से भी हम जिस चीज पर भी फेथ करना चाहें, उस पर विश्वास करने की स्वतंत्रता और उपासना करने की, जैसा हमने हमारी विश्वास है फॉलो करने की, उपासना करने की स्वतंत्रता, ये हमें दी गई है। क्रम पूछा जाता है तो विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना, इसकी स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा, कोई भी प्रतिष्ठा आपको मिल सकती है। आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और अवसर प्रधानमंत्री बनने का, राष्ट्रपति बनने का, अधिकारी बनने का, नेता बनने का, जिस भी पद पर, जिस भी मंच पर आप पहुंचना चाहें, उसमें सब इक्वल है। वोट देने का अधिकार, वो भी सबके लिए इक्वल है। तो स्वतंत्र प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा, और ये बहुत बड़ी चीज है, इस गरिमा को भारत खो बैठा था। और जब शिक्षा हटा दिया जाए तो व्यक्ति को अपनी गरिमा भूल जाती है। बहुत से व्यक्ति अपनी गरिमा जब भूल जाते हैं तो वो धीरे धीरे गुलाम हो जाते हैं, जैसे भारत में हुआ था। और राष्ट्र की एकता, जब गरिमा, व्यक्ति को अपनी गरिमा का एहसास होगा तो राष्ट्र की एकता और अखंडता अपने आप सुनिश्चित होती है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व, 3 चीजें हैं ये। बंधुत्व कैसा? तो जो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला हो, उसको बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के अपनी संविधान सभा में, ये बाद में जोड़ा गया 26 नवंबर 1949 को, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, स्वीकार करते हैं, अधिनियमित करते हैं, इसको कानून का दर्जा देते हैं और खुद को समर्पित करते हैं। ये था भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जो आज मॉडर्न स्वरूप में दिखाई दे रही है। इसमें कुछ सुधार भी किया गया। इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने इसे बनाया था, उन्हीं की बेटी इंदिरा गांधी ने इसमें 3 और शब्दों को जोड़ दिया। एक शब्द उन्होंने जोड़ा समाजवादी, और ये मूल में नहीं था, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इस 3 शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी जी ने इसमें ऐड करवाया। उन्होंने कहा समाजवाद जरूरी है। समाजवाद क्या है, अभी आपको हम डिटेल में समझाएंगे। धर्मनिरपेक्षता, उन्होंने कहा जब मूल अधिकारों को पढ़ा जाता है तो उसमें समता का अधिकार है, जो कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया जाएगा। यानी कि हमारे संविधान के अंदर ये मैसेज है
कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का जो स्वरूप है वो धर्मनिरपेक्ष है। तो उन्होंने कहा प्रस्तावना के अंदर इस शब्द का होना जरूरी है, क्योंकि प्रस्तावना हमारे संविधान का आईना है। तो उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शब्द को ऐड कराया, समाजवादी शब्द को और अखंडता शब्द को। यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जरा सा इसके शब्दों को समझिए, जैसे जो मेन शब्द प्रयोग किए गए हैं, यहाँ से मेंस में आंसर राइटिंग आती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, प्लस सबसे बड़ी चीज है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब सॉवरेन, ये एक महत्वपूर्ण संवैधानिक शब्द है जिसका प्रयोग भारत के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। इसका अर्थ क्या है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरीके से स्वतंत्र है और किसी बाहरी शक्ति की अधीनता में नहीं है। इसी को कहा जाता है संपूर्ण, पूरी तरीके से प्रभुत्व संपन्न। हम किसी के अधीन नहीं हैं। ये शब्द एक ऐतिहासिक शब्द भी है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तब हमने ब्रिटिश साम्राज्य की प्रभुता को त्याग दिया। जो उसके प्रति हमारी प्रभुता थी वो हमने छोड़ दी और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में खड़े हुए। यही कारण है कि संविधान निर्माताओं ने ये सुनिश्चित किया कि भारत की पहचान एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के रूप में की जाए। इसका दो आशय है, एक है आंतरिक प्रभुता और एक है बाह्य प्रभुता। देश के अंदर कानून बनाने, जैसा चाहे वैसा कानून बनाएं, लागू करने और न्याय देने, प्रशासन करने, इसका हमारे पास पूर्ण अधिकार है। हमें इसके लिए किसी पर भी निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है। संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि की संप्रभुता इसके अंतर्गत आती है। इसको कहा जाता है आंतरिक प्रभुता। पहले क्या होता था, पहले जब भारत गुलाम था तो ये कोई भी कानून बनाना है, कोई भी देश के लिए व्यवस्था बनानी है तो हम ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश सम्राट की ओर देखते थे, उनसे डिमांड करते थे। उनको अच्छा लगा, उनके हित में रहा तो उन्होंने सोचा, वरना हमारी बात को सुना ही नहीं। बाह्य प्रभुता तो भारत किसी अन्य राष्ट्र, संस्था जैसे ब्रिटिश संसद या संयुक्त राष्ट्र, इन सब की अनुमति के बिना अपने अंतरराष्ट्रीय निर्णय ले सकता है। अब भारत किसी के अधीन नहीं है। भारत की विदेश नीति, रक्षा, व्यापार आदि मामले पे कोई किसी बाहरी का नियंत्रण नहीं है। ये है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब। यानी कि अगर इसको एक लाइन में समराइज करें तो ये सिद्धांत नागरिकों को यह भरोसा देता है कि भारत एक स्वतंत्र, पूरी तरीके से आत्मनिर्भर और एक नीति निर्धारक राष्ट्र है। यही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की आत्मा है, राष्ट्रीय अस्मिता और निर्णय की स्वतंत्रता का प्रतीक है। नेक्स्ट शब्द है जो अभी आपने देखा, समाजवादी, सोशलिस्ट। शब्द भारत के संविधान में 42वें यानी प्रस्तावना के अंदर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि भारत एक ऐसा राष्ट्र बने जहां आर्थिक और सामाजिक समानता हो। बहुत ध्यान से समझिएगा, आर्थिक का क्या मतलब है। भारत के अंदर आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा है। जो गरीब है वो बहुत गरीब है, गरीबी की कोई सीमा नहीं है, अमीरों की अपनी एक अलग। तो राज्य का ये दायित्व होगा कि वो आर्थिक रूप से समानता लाने का प्रयास करे और इसके लिए सरकारें प्रयास करती हैं कि, लोग आर्थिक शक्ति से वंचित ना रह जाए। जो जैसी सामर्थ्य में है उसकी स्थिति में सुधार हो, उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था है, सबको समान रूप से रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं, रोजगार के चयन का अवसर प्रदान किया गया है, यहाँ तक कि मनरेगा जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
जिनके पास कोई साधन संसाधन नहीं है, तो सरकार देखिए उनको पेंशन के रूप में आर्थिक शक्ति प्रदान करती है। ठीक। उसके अलावा सामाजिक समानता, सामाजिक समानता भी एक बहुत गहरा शब्द है। भारत बहुत लंबे समय से भेदभाव, सामाजिक रूप से भेदभाव, अछूत जैसी बीमारी से ग्रसित रहा। लोगों के बीच में जो जाति व्यवस्था है उसकी जड़ें कितनी गहरी रही हैं। कुछ इतिहासकार, ब्रिटिश इतिहासकार भारत आए, 50-50 सालों तक यहाँ पर लगातार आगे पीछे उनके स्टूडेंट्स, स्कॉलर सब रिसर्च करते रहे सिर्फ भारतीय जाति व्यवस्था पर। ऐसी जाति व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। और जिसका स्वरूप क्या है कि हर जाति की कोई कितनी भी, उन लोगों ने अपने रिसर्च में लिखा है लास्ट में कि भारतीय समाज के अंदर जाति व्यवस्था की जड़ें इतनी गहरी हैं, इतनी गहरी हैं कि हर जाति, कोई कितनी भी निचली क्यों ना हो, वो अपने से नीचे की जाति ढूंढ लेती है, ढूंढ के रखे हुए। ये एक माइंड सेट है और ये आज से नहीं है। जो सामाजिक समानता का मैटर था वो सामाजिक रूप से एक वर्गों के द्वारा दूसरे वर्गों का शोषण, एक वर्गों के द्वारा दूसरे वर्गों को किसी न किसी रूप से उनके लाभों से वंचित करना, उनका शोषण करना, इन सब चीजों को समाप्त करके और एक समान मंच पे मानव को, सबको मानव मानते हुए एक समान मंच पे लाना। उसके अलावा जो संसाधन है, संसाधन का मतलब रिसोर्सेज, अब वो चाहे जिस तरीके के हो, चाहे खनिज रिसोर्स हो, जल रिसोर्स है, भूमि रिसोर्स है, इनका न्यायपूर्ण तरीके से वितरण हो। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण का कि जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया आजादी के तुरंत बाद, संविधान लागू होने के बाद, जिसमें कहा गया कि जो जिस खेत पे जुताई कर रहा वो खेत उसका है। ये क्या था? संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करने का प्रयास किया गया था। समाजवाद का मूल सिद्धांत समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, सामाजिक न्याय, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। आपसे इंटरव्यू में अगर ये पूछा जाएगा तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि समाजवाद का जो मूल सिद्धांत है वो तीन चीजों को समेटता है: समान अवसर, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, इस पर कभी कभी निबंध लिखने को आ जाता है। सामाजिक न्याय पर बहुत ढेर सारी, अभी बीच में आप एक आध योजना या कुरुक्षेत्र पाएंगे। लोक अदालतों से लेकर के अलग अलग तरीके की सरकार की योजनाएं हैं जो सामाजिक न्याय से जुड़ी होती हैं। पूरा सरकार का फोकस इन्हीं चीजों पर होता है: समान अवसर, सामाजिक न्याय। अब जैसे सड़कों का निर्माण है तो ये समान अवसर को बढ़ावा देने के लिए है। सामाजिक न्याय है, अगर शिक्षा जैसी मूलभूत चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी जाए तो ये सामाजिक न्याय है। स्वास्थ्य की सुविधा सरकार की ओर से उपलब्ध कर दी जाए तो सामाजिक न्याय है। सबके लिए, जैसे जल, 2024 तक सरकार की योजना थी हर घर जल योजना, पानी से, पाइप से जल पहुंचाना, ये भी सामाजिक न्याय है। उसके अलावा आर्थिक सुरक्षा, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, तो ये तीन चीजें समाजवाद से जुड़ी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सरकार निजी संपत्ति को समाप्त कर दे, बल्कि संपत्ति और संसाधनों का अत्यधिक केंद्रीकरण ना हो कि कुछ लोग, गिने चुने लोग रिचेस्ट होते चले जाएं और बाकी सब गरीब हो जाएं। हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मूलभूत अधिकार मिले। अगर किसी को शिक्षा दी जाएगी और वो शिक्षित होगा तो सशक्त हो जाएगा, सशक्त हो जाएगा तो समान अवसर का हकदार बन जाएगा, अपने आप उसे सामाजिक न्याय मिलेगा, उसकी आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। ठीक। भारतीय संदर्भ में समाजवाद का अर्थ क्या है? तो गरीबों, पिछड़ों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा और उनकी अपलिफ्टमेंट, उनको ऊपर लाने का प्रयास, कल्याणकारी राज्य की स्थापना जिसमें नागरिकों के हितों में योजनाएं चलाई जाएं, नागरिकों के हितों में, और समान अवसर और भेदभाव रहित समाज का निर्माण किया जाए। ये भारत के अंदर समाजवाद का अर्थ है। इसके बाद जो
लोकतांत्रिक समाजवाद भारत ने अपनाया है, मार्ग जो अपनाया है वो लोकतांत्रिक समाजवाद का, जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी सम्मान दिया जाता है, लेकिन समाज के कमजोर तबकों को संरक्षण प्रदान करना भी राज्य की जिम्मेदारी है। और इसी के लिए क्या लाया गया, आरक्षण की व्यवस्था लाई गई, ताकि आरक्षण के जरिए समाज के जो वंचित तबके हैं, कमजोर तबके हैं, उन सब को, चाहे वो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, इन सबको समाज के विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। इस प्रकार समाजवादी शब्द भारतीय संविधान के सामाजिक न्याय और समानता के आदर्शों को प्रतिबिंबित करता है। एक शब्द का प्रयोग किया गया यहाँ पर, लोकतांत्रिक समाजवाद। ये कभी कभी पूछा जाता है और इंटरव्यू में पैनलिस्ट पूछ लेते हैं क्या है लोकतांत्रिक समाजवाद। क्या कहना है, जिसमें लोकतंत्र और समाजवाद दोनों का सिद्धांत हो, उसी को लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, चुनावी अधिकार, कानूनी बराबरी को समाज के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के साथ में जोड़ दिया जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब, आप व्यक्तिगत रूप से, जैसे अंबानी है, अब ऐसा नहीं कि वो इतना पैसा कमा रहे हैं तो उनकी स्वतंत्रता समाप्त कर दी जाए, ये इतना पैसा कमा लिया, अब आपका ये पैसा ले लिया जाएगा और बाकी सब में इसको बांट दिया जाएगा। तो उनको व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है, लोकतांत्रिक है। और उसके अलावा अब सबके पास चुनावी अधिकार है। एक समाजवाद का बेहतरीन एग्जाम्पल, आपके हर व्यक्ति के वोट को बराबर वैल्यू दी गई है, कानूनी रूप से सब बराबर है, चाहे भारत का राष्ट्रपति हो और चाहे एक सामान्य व्यक्ति हो। के आर्थिक और सामाजिक कल्याण, तो आर्थिक का मतलब सबको रोजगार हो, सबके पास धन की पहुंच हो, और उसके साथ साथ सामाजिक रूप से सब अपने को सशक्त बनाने में सक्षम हो, सबके दरवाजे से सड़क गुजरे, सबके पास अस्पताल की सुविधा हो, सबके पास शिक्षा की सुविधा हो, सबके पास ये जानकारी पहुंचे कि फला विभाग में भर्ती आई है, वो फॉर्म भर सके और एग्जाम में शामिल हो सके। ये सब कुछ लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत आता है। समान अवसर, सामाजिक न्याय और संसाधनों का न्याय संगत वितरण। और ये सब जो मैंने आपको लिखा था 5000 शब्द, तो ये वो शुरू हो चुके हैं और इसमें से आपको पकड़ते हुए चलना है। समान अवसर, सामाजिक न्याय और संसाधनों का न्याय संगत वितरण, जबकि नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा भी होनी चाहिए, तो लोकतांत्रिक समाजवाद हो जाता। नेक्स्ट, इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग हुआ था, ये भी, और इसको याद कैसे रखेंगे, सुधा, सुधा शब्द याद रखना है। सा से समाजवाद, धा से धर्मनिरपेक्ष और आ से अखंडता। ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। राज्य किसी धर्म को ना तो मान्यता देता है ना ही विरोध करता है, कोई राज्य सरकार की तरफ से नहीं लिखता मान्यता प्राप्त धर्म, और ना सरकार किसी धर्म का विरोध करेगी। उसने कह दिया हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, धर्म का प्रचार करने और उसका पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। आप अपने धर्म को माने चाहे ना माने, इसकी पूरी स्वतंत्रता है। आप मंदिर जाएं चाहे ना जाएं, आपका जब मन करे अपना धर्म बदल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी स्वतंत्रता है। उसका प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है, उसका पालन करने की पूरी स्वतंत्रता है। और राज्य का कोई धर्म नहीं है, राजधर्म कोई नहीं होगा, वो सभी धर्मों के प्रति, राज्य जो है वो सभी धर्मों के प्रति निष्पक्ष और समान दृष्टिकोण रखता है। तो आप देखते होंगे कि कोई भी पर्व आए, राष्ट्रपति की तरफ से सब पर्वों पे सभी नागरिकों को बधाई आती है। अगर आप उनके ट्विटर पे या जो उनके लोगों से जुड़ने के साइट्स हैं, अक्सर ट्वीट करते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, आप पेज फॉलो करके देखिए, तो राष्ट्रपति की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से इस तरीके के सभी धर्मों के प्रति वो निष्पक्ष और समान दृष्टिकोण रखने की बात संविधान के द्वारा की गई है, और ये एक हेल्दी स्थिति पैदा करता है। भारत में हिंदू
मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी आदि सभी धर्मों को समान अधिकार और संरक्षण प्राप्त है। धर्मनिरपेक्षता भारतीय लोकतंत्र का एक मजबूत आधार है और ये भारतीय सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता और एकता को बढ़ावा देता है। ऐसा करके सरकार सबको आपस में जोड़ती है, सबके बीच में एक ऐसा एटमॉस्फेयर डेवलप किया जाता है कि स्पर्धा जैसी चीजें समाप्त हो जाती हैं और सब उसको विशेष कोई मुद्दा बनाए अपने सहज भाव में, अपने धर्म में, चाहे धार्मिक होकर के और चाहे धर्म से दूर होकर के लीन है। और धार्मिक सहिष्णुता भारत के अंदर ही ऐसे ऐसा इतने धर्मों का मिश्रण आपको दिखाई देगा, इतने व्यापक रूप में, इतनी ज्यादा जनसंख्या में, जिसमें धार्मिक सहिष्णुता है। सब अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ मिल बैठ करके, क्योंकि धर्म जो है वो एक आंतरिक और निजी विषय वस्तु बना दिया गया है और फिर एकता की भावना को बढ़ावा मिलता है। अभी राज्य का धर्म कोई एक हो जाए तो जो अन्य धर्म के लोग होंगे वो इनसिक्योर हो जाएंगे, उसके बाद वो एग्रेसिव होंगे और फिर तमाम तरीके की इतनी सोचिए, इस सोच के साथ भारत आगे बढ़ा और भारत को चोट लगी धार्मिक आधार पर। मुस्लिम लीग जैसे ना समझ लोग मुस्लिम लीग को चलाने वाले थे, जो कभी कांग्रेस के या भारत के रुझान को समझ ही नहीं पाए। उन्होंने भारत का धर्म के आधार पर विभाजन किया और धार्मिक उन्माद को पैदा किया गया और लास्ट तक वो इसी चीज पर अडिग रहे। आज पाकिस्तान एक धार्मिक देश है, उसका धर्म इस्लाम है, राजकीय धर्म इस्लाम है और बहुत से देश ऐसे हैं जिनका अपना राजकीय धर्म है। भारत दुनिया में इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ एक अनोखा देश है जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसके बाद लोकतांत्रिक गणराज्य, इस शब्द का क्या मतलब है? एक ऐसा राज्य जहां जनता सर्वोच्च होती है। शासन कौन कर रहा है? जनता। जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कर रही है। आपके जिले का सांसद आपका प्रतिनिधि है, आपने उसको भेजा है संसद में, जाओ मेरी तरफ से वहां बैठ करके हम लोगों का प्रतिनिधित्व करो, मेरे जिले भर के लोगों का प्रतिनिधित्व करो, जो जिले की समस्याएं हैं उनको वहां उठाओ, देश से संबंधित जो मुद्दे हैं उसको वहां उठाओ और पूरे देश के सांसद वहां इकट्ठा होते हैं और फिर वो देश के ऊपर जनता अपना शासन इस रूप में करती है। तो शासक का चयन चुनाव के माध्यम से किया जाता है, ना कि वंशानुक्रम। और लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या है? सरकार जनता, लोकतांत्रिक का मतलब है सरकार जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता की होती है, जहां नागरिकों को मतदान, अभिव्यक्ति और समानता के अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी कि अगर इसको शॉर्ट में कहा जाए तो जो लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द है, इसका मतलब है कि राष्ट्र का जो प्रमुख होगा वो जनता के द्वारा निर्वाचित होगा। भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है। ब्रिटेन जो है वो राजतांत्रिक गणराज्य है। राजतांत्रिक का मतलब वहां पर राजा का उत्तराधिकारी ही राजा बनता है, वहां पर वो राजतंत्र है। भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है। इस प्रकार भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां जनता की इच्छा सर्वोपरि है और सभी को समान अधिकार प्राप्त है। भारत के अंदर सबके पास जो राइट है वो इक्वल। अब लोग अपने आप को कितना निखार लें, सबके पास समान रूप से बल दे करके छोड़, जैसा प्रकृति ने दिया है, सबको दो आंखें, सबको दो हाथ, दो पैर, सबके पास समान रूप से व्यवस्था प्रकृति ने बनाई है, वैसे ही भारतीय संविधान ने सबको समान रूप से अधिकार दे करके, और इसके बाद आंखें सबकी एक ही हैं। अब किसकी आंखें इसी क्लास को कितना बारीकी से देख रही हैं, कि भी क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं और उसमें से कितना सही कर देंगी, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये अपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व
है ना, ये चार चीजें सभी नागरिकों के बीच बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो कि न्याय कैसा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्वतंत्रता कैसी, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की, विश्वास करने की और उपासना करने की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था, रेडी हो गया था। इंतजार किया गया 26 जनवरी 1950 का। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर नेहरू जी ने झंडा फहराया था और उस दिन देश का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। उस तारीख को अमर करने के लिए 26 जनवरी 1950 का इंतजार किया गया 26 नवंबर के बाद, क्योंकि दिसंबर और जनवरी फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। अब जरा सा सारे लोग एकदम अलर्ट मोड में आ जाइए, अपने हाथ में एक कॉपी ले लीजिए और उस कॉपी में जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा, 15 क्वेश्चन आएंगे। 15 क्वेश्चन 1 लिखना है और जो ऑप्शन आपको सही लगेगा ए बी सी डी वो लिखना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद तुरंत क्वेश्चन को डिस्कस भी कर दूंगा और जब आपका क्वेश्चन सही हो तो आप उसको सही टिक कर दीजिएगा, गलत हो तो गलत टिक कर दीजिएगा। चीटिंग नहीं करना है अपने साथ और मैं मान के चल रहा हूँ कि सारे लोग ईमानदारी से करेंगे। आपको ये देखना है कि कितना आप चीजों को पकड़ पा रहे हैं। इतना सारी चीजें जितनी बताई गई इन्हीं में से सारे क्वेश्चंस हैं, ध्यान से समझना है। एक दो थोड़ा इधर उधर मैंने किया है, तो एक दो अगर इधर उधर किए गए हैं तो उस पर भी आप ऑप्शंस की हेल्प लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या आशय है? ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया प्रश्न है। आईएएस के प्रीलिम्स में 2015 में पूछा गया था कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सॉवरेन शब्द का अर्थ। फटाफट ऑप्शंस आप पढ़िए और आंसर टिक। भारत में राजा की सत्ता है, भारत पर संयुक्त राष्ट्र का शासन है, भारत अपने सभी आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र है, भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन है। अब आपने लिख लिया होगा। इसका आंसर है कि भारत जो है वो किसी भी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में नहीं है और अपने सभी निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, आंतरिक और बाह्य रूप से। आंसर होगा सी। सही है तो 1 मार्क्स, नहीं सही है तो क्रॉस करने में भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके अंदर की गलतियां निकलेंगी तो उसको निकलने दीजिए। नेक्स्ट देखिए, समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस वर्ष जोड़ा गया? पहला ऑप्शन है 1949, 1950, 1976, 1989, 89। ये यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में 2020 में पूछा गया था। समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस वर्ष जोड़ा गया? आंसर आपने दे दिया होगा। आंसर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में क्या क्या जोड़ा गया था? सुधार। क्या जोड़ा गया है? सुधार। चीजों को छोटा करते लेके जाना है और ताकि हमको लंबे समय तक उसको हम याद रख सके, कैरी कर सकें। सुधा मतलब समाजवादी, धा का मतलब धर्मनिरपेक्ष, आ का मतलब अखंडता। ठीक, ये शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है? एमपीपीसीएस 2019। सरकार हिंदू धर्म को मान्यता देती है, सरकार सभी धर्मों के विरुद्ध है, सरकार सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करती है, सरकार केवल अल्पसंख्यकों को संरक्षण देती है। जो भी आपका आंसर हो वो आप लिख दीजिए। अब देखिए इसका आंसर है, सरकार जो है वो सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार, तटस्थ रहती है और नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में 2015 में 2018 में ये पूछा गया कि गणराज्य प्रस्तावना में जो गणराज्य रिपब्लिक शब्द का प्रयोग किया गया है इसका क्या मतलब है?
गणराज्य शब्द का क्या मतलब है? पढ़िए ऑप्शंस को और आप टिक करिए। राजा शासन करता है, राष्ट्रपति वंशानुक्रम से चुना जाता है, राष्ट्र प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होता है, या सेना द्वारा शासित राष्ट्र? आंसर क्या होगा? राष्ट्र प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होता है, ये गणराज्य का मतलब। राज्य का प्रमुख भारत में राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होता है, ना कि किसी वंशानुक्रम में वो चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया? यूपीएससी 2020 में पूछा गया प्रश्न है ये। ऑप्शंस आपके सामने हैं। कब अंगीकृत किया? तो आंसर होगा इसका 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था, और इसे अब संविधान दिवस के रूप में भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना का कौन सा भाग न्याय की 3 शाखाओं को स्पष्ट करता है? पहला ऑप्शन है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा। का आंसर हो गया होगा सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात करता है, जो प्रस्तावना के अंदर न्याय है। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, तीनों प्रकार के न्याय को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 2021 में पूछा गया है, प्रस्तावना में वर्णित बंधुत्व का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आर्थिक समानता, धार्मिक समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता, चुनावी सुधार। आप अपना लिख लीजिए। आंसर है सी, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने वाला बंधुत्व, जिससे भाईचारा बढ़े, व्यक्ति की गरिमा की रक्षा हो, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित की जा सके। यूपीएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है कि हम भारत के लोग शब्दों का क्या महत्व है? ऑप्शन है, ये ब्रिटिश भारत की निशानी है, ये दर्शाता है कि संविधान जनता द्वारा स्वीकार किया गया है, ये राज्यपाल द्वारा लागू किया गया है, ये संसद द्वारा घोषित नियम है। 2014 में पूछा गया, आप सोचिए, आंसर तक पहुंच गए होंगे आप। ये दर्शाता है कि जो संविधान है वो जनता द्वारा स्वीकार किया गया है, जनता की सामूहिक इच्छा से बना है, ये जन इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान की प्रस्तावना को किसने लिखा? ये पूछा गया है 2016 के एमपीपीसीएस में। भारत में संविधान की प्रस्तावना को किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, बीएन राव। इन्होंने ही लिखा, इन्होंने ही प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया और इन्होंने ही इसे लिखा था।
यूपीएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना किस न्यायालय द्वारा संविधान का अभिन्न अंग घोषित की गई है। तो संविधान की प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का अभिन्न अंग है। इसको लेकर के एक डिस्प्यूट पैदा हुआ था कि ये संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं है। मद्रास उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, केशवानंद भारती मामला या पटना उच्च न्यायालय। जैसे आप सी पे गए होंगे, सी आंसर है सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती केस 1973। इसमें केरल राज्य बनाम केशवानंद भारती राज्य में ये सर्वोच्च न्यायालय ने अपना स्पष्ट निर्णय दिया था कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अंग है। सब याद रखिएगा, केशवानंद भारती केस को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा बाद में। प्रस्तावना में उल्लिखित अवसर की समता ये किस अधिकार की ओर संकेत करता है। जो अवसर की समता है ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताता है। राजस्थान पीसीएस 2017 में पूछा गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक अधिकार, समानता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार, किसकी बात करता है अवसर की समता। लिख लिया होगा आपने, मैं आंसर बता रहा हूं, समता का अधिकार, समानता के अधिकार की बात करता है और अवसर की समता। ये संविधान में भी आप आगे फंडामेंटल राइट्स में देखेंगे 14 से लेकर के 18 तक का जो आर्टिकल है ये समानता के अधिकार की ही बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय। ना आंसर लिख लीजिए, इससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा। आंसर है समाजवादी। ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में पूछा गया, प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने हेतु किस मूल्य को प्रमुखता दी गई। प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने हेतु किस मूल्य को प्रमुखता दी गई है। शक्ति के विकेंद्रीकरण को, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व को, विदेशी नीति को, न्याय प्रणाली को। आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए। तो जो व्यक्ति की गरिमा है उसके लिए समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात की गई है। आंसर होगा स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के माध्यम से व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित की गई है। अगर व्यक्ति को आप स्वतंत्रता देंगे, समानता देंगे और बंधुत्व देंगे तो फिर व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित हो पाएगी। नहीं तो कहते रहिए हम गरिमा देंगे गरिमा देंगे, अरे गरिमा कैसे देंगे। जब आप स्वतंत्रता देंगे, जब किसी को समानता का अधिकार देंगे और उसके साथ बंधुत्व की स्थिति होगी तभी व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित होगी। इसको स्पष्टता समझ लीजिएगा, यहां मैंने बिल्कुल क्लियर करके लिख दिया है। नेक्स्ट देखिए, 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारों का उल्लेख है। मूल अधिकार, विधायिका की शक्तियां, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, राष्ट्रपति की शक्तियां। तो आंसर है सी, न्याय की बात है। कैसा न्याय, तो एक बार में आपके मुंह से निकलना चाहिए। स्वतंत्रता कैसी, तो वो सारे शब्द आने चाहिए, समानता और बंधुत्व। क्लियर, पूरी प्रस्तावना याद रखना है। प्रस्तावना याद रखना है, जो चीज मैं याद करने के लिए कहूंगा उसको आप सेम डे कर लेंगे। बहुत कम चीजें याद रखने के लिए कही जाएगी, लेकिन जो कही जाएगी उसको करना है। तो पूछा जाए, अगर मैं पूछूंगा न्याय तो आपको कहना है कि सामाजिक न्याय है, ये न्याय है, ये न्याय है, ये न्याय है, इस तरीके से। स्वतंत्रता है तो ये स्वतंत्रता है, समता, बंधुत्व, वो सारी चीजें आपके पास अपनी जुबान पे होनी चाहिए। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को स्पष्ट करती है जो भारतीय गणराज्य की आधार शिला है। इन चार पे ये टिका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता का अर्थ किन क्षेत्रों में स्वतंत्रता से है। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है उसका अर्थ केवल विचार से है,
विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म, उपासना की है या सामाजिक न्याय या भाषिक। तो देखिए आंसर्स तक आप पहुंच जाएंगे अगर आपके पास चीजें क्लियर